students, welcome to the Apex Institute. So today's topic is cells, a unit of life, जिसमें हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। और ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें आपको पूरी सेल के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं बेटा कि सेल जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल किसने डिस्कवर किया था? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल की डिस्कवरी बेटा एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कवरी है जो कि एक बहुत ही प्रिमिटिव से माइक्रोस्कोप की मदद से की गई है। ऑन दी अदर साइड अगर मैं बात करूं कि सेल की डिस्कवरी जो कि एक फ्री सेल की डिस्कवरी है वो किसने की है? द राइट आंसर इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बेटा सेल का जो मेनली न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसने की है। ये चार डिस्कवरी आपको याद रखनी है। दैट द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके, एंड ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं सेल के प्रोटोप्लाज्मा की डिस्कवरी के बारे में, इट वाज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजी। द फुल नेम इज जेई पुरकिंजी। क्लियर? तो सेल के बारे में बात करते हैं बेटा। ये चार डिस्कवरी मैंने आपको बताई है जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बेटा कि सेल थ्योरी क्या है। कोई बच्चा मुझे बताएगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय सेल थ्योरी? ओके, यू ऑल आर राइट। मैं आपको एक फुल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सेल की थ्योरी की डिस्कवरी शेल्डन और च्वान को क्रेडिट किया जाता है, बट अलॉन्ग विद इट रुडोल्फ वर्च्यू वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था। और सेल थ्योरी हमें क्या कहती है? सेल थ्योरी हमें सिंपल शब्दों में बताती है कि सेल पूरी बॉडी को बनाने वाला एक प्रिमिटिव सब्सटेंस या कह सकते हैं एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया भी किससे बना होता है बेटा? आपकी सिंगल सेल से बना होता है। और हम जैसे मल्टी सेलुलर एडवांस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं? ये भी किससे बने होते हैं बेटा? सेल से बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनको बनाने के लिए सेल जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो रुडोल्फ वर्च्यू का क्या रोल है बेटा यहाँ पे? अब सब साइंटिस्ट के मन में एक क्वेश्चन आया कि सेल बनती कैसे है, आखिर सेल बन कैसे रही है? तो इसका आंसर दिया हमारे प्यारे रुडोल्फ वर्च्यू ने और बोला ओमनिस सेलुलाe सेलुलाe। उन्होंने बोला कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स कैसे बन रही है? आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। ठीक है, जैसे आप अगर मैं पूछूं कि आपने कभी कोई शैतानियां करी है तो राइट नाउ आपने कोई शैतानी नहीं करी, बट आपकी पास्ट हिस्ट्री उठा करके देखो तो शैतानियों का एक बहुत बड़ा पिटारा है बेटा। राइट, उसी तरीके से जो सेल्स होती है वो कैसे बनती है? दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एक क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको सिंपल बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बनी है। अब बोलोगे मैम ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी समझा दीजिए। चलिए फिक्र मत करिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल वो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं जिसके डिस्कवरीज प्रिमिटिवली किसने किया था बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। इन्होंने सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें बताया था जो कि थे सिंपल एनिमल क्यूल्स जिनका नाम है बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर क्या है बेटा? देखो बैक्टीरिया के अंदर आपको बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर मेरे पीछे सेल मैंने ड्रॉ किया है, राइट? यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स सेल है, यहाँ पे इतनी सारी सेल की ऑर्गेनेलीज है, लेकिन भैया बैक्टीरिया के अंदर इतनी सारी सेल ऑर्गेनेलीज हमें देखने को नहीं मिलती है। वहां पर क्या है? वहां पर एक प्रिमिटिव सा न्यूक्लियोइड है। ठीक है, उसको न्यूक्लियस भी नहीं कह रहे हैं, उसको न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। राइट, वहां पर सेल वॉल है बट बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की। ओके, और वहां पर साइटोप्लाज्मा है और वहां पर सिर्फ 2-3 ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलती है, जिससे राइबोसोम्स और दूसरा क्या है? मीजोसोम्स, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टाइप की सेल होती है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में। ये देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्लांट सेल और सॉरी क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। ये प्लांट सेल बनी हुई है और ये एनिमल सेल बनी हुई है। यहाँ पर ये जितनी सारी सेल ऑर्गेनेलीज है ये चैप्टर आपको समझाएगा एक पर्टिकुलर सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। राइट, ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि मैम ये एनिमल सेल है? अरे भैया इतना बता के मैं थक गई हूँ। यहाँ पर ना सेल वॉल है और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो है इसेंट्रिक
पोजीशन पर, मतलब कि सेंट्रिक पोजीशन पर, बिल्कुल मिडल में। यहाँ पर इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलते, जैसे कि प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल आपको देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद में बात करती हूँ बेटा, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलियस है, और यहाँ पर आपका क्रोमैटिड है। देखिए ये न्यूक्लियोलियस क्या होता है, जैसे आपको पता है बेटा कि आपका एक घर है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब क्या होता है बेटा, जहां पर आपके घर का बहुत सारा राशन रखा जाता है, जहां पर मम्मा राशन लेके आती है, वहां पर स्टोर करती है, उसी तरीके से बेटा ये क्या है, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। यहाँ पर दोनों में ही ये रोल सिमिलर होगा, वहां पर कुछ ऑर्गेनेलीज एक्स्ट्रा है और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेलीज एक्स्ट्रा है, क्लियर। चलिए, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा। सिंपल सी बात है कि मैम जिसने ये ऑब्जर्व किया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ये स्ट्रक्चर बहुत ही ग्रैनुलर दिखा, क्लियर। वाई सो, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की मदद से इसको हमने क्या बोला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड राइबोसोम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन, क्लियर। राइबोसोम आपकी प्रोटीन फैक्ट्री है बेटा, जिसकी डिस्कवरी जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में किया था, ओके। ऑन द अदर साइड यहाँ पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, जो सरफेस स्मूथ अपीयर होती है, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको सिमिलर बताना है बेटा, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है और ये इनग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर लिपिड और फैट फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा पार्ट है गोल्जी अपैरेटस, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय, जल्दी से बोलिए, यस यू आर राइट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमाइलो गोल्जी। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो प्रोटीन, ये जो लिपिड, ये सब जो बन के आ रहा है, इनकी पैकिंग, इनका ग्लाइकोलिपिडाइजेशन कौन करेगा, ये आपके गोल्जी अपैरेटस करेगा, ओके। ये जो गोल्जी अपैरेटस है ये सिस्टोने वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है बेटा, और ये मॉडिफाइंग या पैकेजिंग में रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ वैक्यूल के बारे में। अब ये वैक्यूल क्या होता है बेटा, आपको पता है कि जो वैक्यूल होता है बेटा, वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम होता है सिक्रीटरी डिपोजिशन करना। यहाँ पर वाटर का एक्यूमुलेशन है, यहाँ पर दूसरे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का कलेक्शन है, और यहाँ पर मोस्टली 90% जो है यहाँ पर क्या स्टोर है, वाटर। वाटर में क्या डिजोल्व हो सकता है, यहाँ पे आयरन डिजोल्व हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन डिजोल्व हो सकता है, और बहुत सारी चीजें डिजोल्व हो सकते हैं जो हमारी सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जंक पार्ट भी है और साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक यूजफुल पार्ट भी कलेक्ट होता है जो सेल आगे अपने लिए यूज कर सकती है। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप बोलोगे कि मैम ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखो मैं आपको एक थ्योरी बताती हूँ बेटा। एक थ्योरी है एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक अलग ऑर्गेनिज्म था जिसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते थे, बट इसने यूकैरियोटिक सेल के साथ कंबाइंड होकर के अपने रोल को एक पर्टिकुलर जगह दी, राइट। और ये कैसी ऑर्गेनेली है, ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए भी है, राइट। इसके पास खुद के 70s राइबोसोम भी है, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। आप समझ रहे हो। आप इमेजिन करो, आप उस घर में रहते हो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मुझे नहीं लगता आप एक दिन भी रह सकते हो, आप रह लोगे बट मैम तो नहीं रह सकती, राइट। तो इसी तरीके से बेटा ये क्या है, ये आपकी पावर हाउस ऑफ द सेल है जो पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। चलिए, अब देखो बेटा, ये क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये राइबोसोम की प्लॉइडी क्या है,
बोलोगे मैम आपने तो लिख ही दिया। हाँ देखो बेटा, किसी भी सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्मा में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका प्लॉइडी लेवल होता है 80s राइबोसोम्स का। बट अगर मैं बताऊं आपको, ये जो क्लोरोप्लास्ट जो आपको यहाँ मिलेंगे प्लास्टिड्स, और यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर जो राइबोसोम्स की प्लॉइडी होती है उसको हम 70s राइबोसोम्स कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आप बोलोगे कि मैम एक और कंफ्यूजन होती है, ये प्रोटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लास्ट, ये सब समझ में नहीं आता। कोई नहीं, अब आएगा। देख बेटा मेरे को ध्यान से सुनो, ये जो पूरा लिक्विड है ना, न्यूक्लियस के अंदर का और सेल के अंदर का, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, और ये जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मा, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? साइटोप्लाज्मा। क्लियर? न्यूक्लियोप्लाज्मा प्लस साइटोप्लाज्मा इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्मा। राइट? समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चा पार्टी मुझे बताइए साइटोसोल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? भाई सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्मा है, आप उसमें से सारे ऑर्गेनेली हटा दो, जो लिक्विड बचेगा वो साइटोसोल होता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद बेटा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया, वैक्यूल बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बताया, न्यूक्लियोलस बता दिया। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ऑर्गेनेली के बारे में बताती हूँ जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। और बेटा एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस रखोगे तो यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट है, यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लास्टिड एब्सेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर सेल वॉल है बेटा, जो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, एल्गिनिन सबकी बनी होती है। यहाँ पर सेल वॉल क्लियरली एब्सेंट होती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है बेटा? देखो एक और ऑर्गेनेली है जिसको मैं कहती हूँ सेंट्रोजोम। एक होता है सेंट्रियोल, एक होता है सेंट्रोजोम। मैम सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल का काम होता है बेटा स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होती है? जब आपकी सेल माइटोसिस या मियोसिस करती है बेटा, तो वहां पर स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से? सेंट्रोमियर वाले पार्ट से। वहां से अटैच होकर के क्रोमोसोम का इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन करवाते हैं। तो बेसिकली सेंट्रियोल किसमें हेल्प करते हैं बेटा? सेल के डिवीजन में। और अगर सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हो और कवर्ड हो एक पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस लिक्विड से, तब हम उसको कहते हैं सेंट्रोजोम। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये प्लांट सेल है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस देख रहे हो आप, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर एक स्कैटर्ड क्रोमैटिन है। ओके, यहाँ पर अभी आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। भाई मैं आपको पहले ही कहती हूँ, एक होता है डीएनए, ठीक है, दो धागों का डीएनए। ये देखो दो धागों का डीएनए। जब इसकी कंडेंस फॉर्म हो जाती है ना, जब इसको हम कंडेंस कर देते हैं तो ये बन जाता है क्रोमैटिन। और जब इसका और ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है तब हम उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्योंकि अब आप नॉर्मल टाइम में इस सेल को देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्रोमैटिन ही देखने को मिलेगा। सारी चीजें बेटा सेम है इस प्लांट सेल के पास, क्योंकि उसको वाटर डिपॉजिट करके रखना है ना। अगर उसमें पानी पहले से स्टोर नहीं होता तो उसमें विल्टिंग आ सकती है, वो सूख सकता है। तो इसीलिए नेचर ने उसे इतने बड़े बड़े वैक्यूल दिए, ठीक है। और देखो वैक्यूल ने धक्का मार के इसके न्यूक्लियस को बेचारे को साइड कर दिया। क्लियर है? जैसे इसका न्यूक्लियस बिल्कुल मिडिल में था ना, इसका साइड में होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्लास्टिड्स, जो कि क्लियरली डिफरेंशिएट करता है एनिमल सेल और प्लांट सेल को। ठीक है बेटा, तो आज हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो हमें सेल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। एक और डीप लेक्चर हम इस चैप्टर को देंगे और इस चैप्टर को शांति और विराम देंगे, ठीक है। बट बच्चा पार्टी आप पढ़ते रहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है पढ़ना। लाइफ में पढ़ो, आगे बढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।